हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी और उनके अर्ली मूवमेंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि मोहनदास करमचंद गांधी जो थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी ये राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी की जो शादी थी वो कस्तूरबा गांधी से हुई थी एट द एज ऑफ 13। और इन्होंने बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली थी लंदन से, फ्रॉम द इनर टेम्पल लंदन। ठीक है, यहाँ से इन्होंने बैरिस्टर की ट्रेनिंग ली थी। करमचंद गांधी जो थे, इनके जो फादर थे वो दीवान हुआ करते थे वैंकेनर एंड राजकोट में, और इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो इनके फादर थे करमचंद गांधी को। गांधी जी ने 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में, और ही अलॉन्ग विद हिज कलीग्स, इन्होंने एक टॉल्स्टॉय फार्म भी बनाया था अपने साथी मित्रों के साथ, और ये वहाँ पे रहना शुरू कर दिए थे। इन्होंने वहाँ पे साउथ अफ्रीका में एक इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका स्टार्ट की थी, इंडियन ओपिनियन, जो कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और तमिल में छपा करती थी। इन्होंने एक आश्रम भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था फीनिक्स। ये डरबन साउथ अफ्रीका में है, अभी भी इस्टेब्लिश्ड है, और 1904 में ये इस्टेब्लिश इन्होंने किया था। इसको गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने रीओपन कर दिया था 2000 में, तो 2000 में इसको रीओपन कर दिया गया था। फीनिक्स आश्रम जो है ये पहला आश्रम था जो कि गांधी जी ने इस्टेब्लिश किया था। तो फीनिक्स आश्रम जो है ये डरबन साउथ अफ्रीका में है और गांधी जी के द्वारा खोला गया पहला आश्रम था। गांधी जी की जो थॉट्स होते थे वो आइडियलिज्म के साथ साथ, आइडियलिज्म से बेहतर एक प्रैक्टिकल तरीके से हम आइडल कैसे रह सकते हैं उस पे बेस्ड हुआ करते थे। तो ही एम्फसाइज्ड मोर ऑन प्रैक्टिकल आइडियलिज्म। ओके, और इसके साथ ही कार्ल मार्क्स जो थे, उनकी सोच से ये प्रभावित थे और उन्हीं की तरह ये सोचा करते थे कि फिलोसफिकल एनार्किस्ट की थिंकिंग जो होती है, जिसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट नहीं चलाती है, लोगों की मर्ज़ी से या लोगों के विल के साथ ही लोगों को अथॉरिटी होनी चाहिए, कि नॉर्मल पीपल जो है उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए इनकी सोच को फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहा जाता था। राम राज्य किस तरह से बन सकता है, तो इनकी सोच थी कि अगर सत्य की राह पे चला जाए और अहिंसा किया जाए, तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिससे कि गांधी जी का मानना था कि राम राज्य स्थापित हो सकता है। ठीक है, इन्होंने मॉडर्न सोसाइटी के बारे में भी सोचा, और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी चली आ रही है उसके बारे में भी इनकी सोच बेहतर रहा करती थी। ये एक सोशलिस्ट थे, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में केयर किया करते थे और सोशल जस्टिस की बात किया करते थे। ठीक है, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट भी दी थी। लुइस फिशर कोई रिपोर्टर हुआ करते थे, उनको इन्होंने अपनी स्पीच दी कि मैं एक ट्रू सोशलिस्ट हूँ और मेरा एम यही है कि मेरा जो सोशलिज्म है इसका प्रोग्रेस होता रहे और सबका भला होता रहे। ठीक है, और इसमें मार्क्सिज्म का भी थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्सेस दिखाई देता है। तो कार्ल मार्क्स से ये प्रभावित थे, तो मार्क्सिज्म का भी इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई देता है। ये लेबर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कॉमन लोगों को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पोर्टेंस दिया करते थे। ठीक है, और सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम दिया करते थे और उनको बेहतर सैलरी भी दिया करते थे उस काम की। तो पेड रेमोनरेशन भी अच्छी दिया करते थे और चाहते थे कि लोग भी सोसाइटी में इसी तरह से काम करें। ठीक है, तो ये सोशलिस्ट तो थे ही, साथ ही इंडिविजुअलिस्ट, मतलब अकेले ही लड़ाई लड़ते थे, मार्क्सिस्ट थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे और सोशलिस्ट भी हुआ करते थे। ठीक है, लास्ट जो इनका सबसे बड़ा टूल था किसी भी लड़ाई को जीतने का, वो था सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब ये होता है
कि इनकी एक स्ट्रैटेजी थी सत्याग्रह की, जिसमें ये फास्टिंग पे चले जाते थे, खाना पीना त्याग देते थे और अनशन कर देते थे कि हमारी मांगे पूरी करो, तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तो ये इनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट टूल हुआ करता था, सत्याग्रह। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह वॉज अग्नि बाण। तो अग्नि बाण हुआ करता था इनका ये सत्याग्रह। तो लास्ट ऑप्शन इनके पास यही बचता था कि अगर आपको एनिमी के हार्ट को बदलना है, वो आप चाहते हैं कि दिल जीतना चाहते हैं अपने ही दुश्मनों का, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उन पे ऐसा प्रभाव पड़े कि दोबारा वो गलत काम ना कर सकें आपके साथ। तो इसलिए ये इस तरह का एक प्रोटेस्ट करते थे कि ये डायरेक्टली नहीं हराते थे अपने शत्रुओं को या उनको मारते नहीं थे, अहिंसा की राह पे चलते थे, सत्य की राह पे चलते थे और सत्याग्रह की राह पे चलते थे। इस तरह से इनका फास्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल था इनका। ठीक है, इन्होंने फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बात कही थी कि अगर आप सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो आप अपनी फैमिली प्लानिंग भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनके थॉट्स लिखे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ऐसे कभी भी नहीं लिखने के लिए आएगा गांधी जी पे। तो इनके इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स जो हैं, जो इन्होंने इंडिया को बेहतर बनाने के लिए जो मूवमेंट्स चलाई या साउथ अफ्रीका में जो मूवमेंट्स चलाए, वही इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये बस एक आप बस ऐसे ही नॉर्मल पढ़ सकते हैं, इसका खास इम्पोर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट है 1893 में जब ये 24 वर्ष के हुए थे तो ये डरबन चले गए थे साउथ अफ्रीका में। ये गए क्यों थे? क्योंकि ये एक बैरिस्टर हुआ करते थे और ये एक गुजराती ट्रेडर जो थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। फिर ये 21 वर्षों तक साउथ अफ्रीका में ही रहे और ये फाइनली 1915 में इंडिया वापस आए। 1915 में ये इंडिया वापस आए। पब्लिक ने इनको काफ़ी वेलकम किया। इनके स्ट्रगल के बारे में लोगों ने सुना था कि साउथ अफ्रीका में ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि इंडिया के लोग भी इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जब ये इंडिया आए तो इनसे मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी मिले, जो कि इनके राजनीतिक मेंटर भी बन गए थे। इनको ये अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना गुरु मानते थे। तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, तो आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस का सेशन पार्टिसिपेट किया था कलकत्ता में 1901 में। ठीक है, उस टाइम पे ये जो सेशन था इसको चेयर कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे इस टाइम पे दिनशा वाचा। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, बट ये 1901 के टाइम पे ये साउथ अफ्रीका में ही रहा करते थे। यहाँ ये बस आए थे फॉर कुछ टाइम के लिए आए थे, फॉर टाइम बीइंग यहाँ पे आए थे और ये बेसिकली वहीं पे स्टे किया करते थे। तो जब 1901 में ये जब यहाँ आए थे 1901 में, तब इन्होंने अपना एक लॉ ऑफिस भी खोला था बॉम्बे में। ठीक है, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बस ये है कि पहली बार इन्होंने कांग्रेस के सेशन में पार्टिसिपेट किया था 1901 में। उस टाइम पे प्रेसिडेंटशिप थी दिनशा वाचा जी की। ओके, 1915 में ये टोटली इंडिया वापस आ चुके थे। तो 1915 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। करेंटली आज भी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया में वापस आए थे। 1915 में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम इस्टेब्लिश किया अहमदाबाद में। ठीक है, ठीक है, बाद में इसको मूव कर दिया गया था साबरमती नदी के किनारे। तो 1917 में ये अहमदाबाद से शिफ्ट हो गया साबरमती के किनारे। ठीक है, ये लोगों के सोशल अपलिफ्टमेंट और पब्लिक वेलफेयर की बातें किया करते थे और इनका एक सजेशन हुआ करता था कि पावर को डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। मतलब कि एक पर्टिकुलर सेंटर पे ही पावर नहीं होनी चाहिए, जो नीचे के लोग हैं, लोअर लेवल के लोग, उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट की बात किया करते थे, पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात किया करते थे। और ये इसका बेस्ट एग्जांपल ये था कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एक्सेट्रा को भी कुछ पावर्स होनी चाहिए कि वो अपने गांव के लेवल पे, एटलीस्ट ग्राम के लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कर सके अपने विलेज का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी थी और एक सजेशन भी था गवर्नमेंट के लिए गांधी जी का। इनका मानना था कि पॉलिटिक्स में एक मोरालिटी होनी चाहिए, धर्म और ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए
और एक आइडियल तरीके से किस तरह से हम इस एक स्टेट को किस तरह से पावर दे सकते हैं, ये सारी बातें कही थी। तो ये चाहते थे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस सोसाइटी। इनके कुछ फ़िलॉसफीज़ को हमने आज भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP पार्ट में रखा हुआ है, DPSP। तो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे DPSP में एक गांधीयन फ़िलॉसफी आती है। तो गांधीयन फ़िलॉसफी पे बेस्ड हमारे DPSP के कुछ पार्ट्स हुआ करते हैं, वो सभी इनका ही कहना था कि ऐसा सोसाइटी हमारी होनी चाहिए, कि स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए। ठीक है, इनका जो भी स्ट्रगल था अफ्रीका में, उसको सत्याग्रह नाम से या फिर पैसिव रेजिस्टेंस नाम से फेमस हुआ था, कि ये इस तरह से ऐसे अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए एक फास्टिंग पे चले जाते हैं और लोगों को इनकी मांगें फाइनली माननी ही पड़ती है। ये बेसिकली गांधी जी का स्ट्रगल जो था वो फेमस हुआ था 1917 में, जब इन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया था। चंपारण एक जगह है बिहार में, और बिहार के फार्मर्स जो थे वो लगान को लेकर, साथ ही यहाँ पे 3 कठिया रूल एक चला करता था, लेटर हम लोग पढ़ेंगे, उससे काफ़ी परेशान थे। तो यहाँ के फार्मर्स की परेशानी को समझते हुए गांधी जी बिहार आए थे, और बिहार में इन्होंने सत्याग्रह किया था। और फाइनली उनकी जो मांगे थी वो सभी, जो किसानों की मांगे थी वो सभी ब्रिटिशर्स को पूरी करनी पड़ी थी। तो यहाँ से गांधी जी काफ़ी फेमस हो गए थे, पॉपुलर लीडर बन गए थे 1917 में। और ये इनका पहली जीत थी, इनके सत्याग्रह की पहली जीत थी इंडिया में। गांधी जी ने इसको अपने देश के रिस्पेक्ट के लिए, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स के लिए भी कहा था, कि अगर आप स्वदेशी हो जाते हैं, विदेशी वस्त्रों को छोड़ देते हैं, तो आप अपने राष्ट्र की इज्जत को और बढ़ाते हैं। साथ ही इन्होंने इंडियन गुड्स को भी प्रमोट किया था। तो खादी को ये बहुत प्रमोट किया करते थे, खादी को। गांधी जी ने एक बुक रीड की थी जॉन रस्किन की। तो जॉन रस्किन की बुक का नाम था अनटू दिस लास्ट, और ये ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका इन्होंने ये किताब पढ़ी थी और इससे काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। और इन्होंने कहा था कि ये बुक पढ़ने के बाद इनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। तो दिस बुक हैज़ चेंज्ड हिज लाइफ। द मॉरल ऑफ दिस बुक वॉज कि अगर आप समाज का भला करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। ठीक है, तो समाज का अच्छा करते हैं तो इंडिविजुअल भी अच्छा होता है। कुछ और राइटर्स थे जिन्होंने इनको अफेक्ट किया था, इनकी आइडियोलॉजीज़, वो थे थोरियो, रस्किन, टॉल्स्टॉय। ये सभी जो राइटर्स थे, इनकी जो थिंकिंग थी बहुत सेकुलर थी। सिविल डिसोबीडियंस के बारे में इन्होंने सोचा, सविनय अवज्ञा के बारे में, ठीक है, और बेनिफिट्स ऑफ टैक्स बैन। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इनके इन्फ्लुएंस हुए थे ये इन्हीं राइटर्स के थ्रू। जो फिज़िकल लेबर होते हैं उनकी ये रिस्पेक्ट किया करते थे, क्योंकि रस्किन की किताबों में ऐसी बातें लिखी हुई थी। ऑल्सो टॉल्स्टॉय की एक स्टेटमेंट थी कि भगवान जो है वो आप ही के अंदर हैं। ये भी इनको हाईली इफ़ेक्ट किया गया था, और इसीलिए इन्होंने नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन जैसे असहयोग आंदोलन और अहिंसा आंदोलन को इन्होंने अपनाया, और अच्छे तरीके से ये कर पाते थे, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज़ जो थी वो काफ़ी राइटर्स से प्रभावित थी और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गए थे। इसलिए हरिजन्स के बारे में, हरिजन वर्ड ही इनके द्वारा दिया गया है। तो जो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे या फिर शेड्यूल कास्ट के लोग हुआ करते थे, जिनको छुआछूत की समस्या से जो झेलते थे इंडिया में, उनके लिए भी गांधी जी ने काफ़ी काम किया है। तो इन्होंने एक नाम दे दिया था हरिजन का, और उसके बाद इन्होंने कहा था कि जब तक मैं हरिजन्स की सेवा नहीं कर देता हूँ तब तक मेरी लाइफ की सांस ही इसी से चलती है, और मैं ये हर मिनट जब तक मैं सर्वाइव हूँ तब तक मैं ये करना चाहता हूँ। चंपारण और खेड़ा का जो मूवमेंट था जिसमें इन्होंने फार्मर्स का साथ दिया था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, कि चंपारण और खेड़ा में फार्मर्स मूवमेंट में इन्होंने साथ दिया था। चंपारण मूवमेंट पहली बार ऐसा था जब गांधी जी का सत्याग्रह काम कर गया था, और चंपारण की मेन समस्या ये हुआ करती थी कि यहाँ पे फार्मर्स को ज़बरदस्ती
इंडिगो की नील की खेती करनी पड़ती थी अपने खेत में, और नील का इस्तेमाल जो था वो ज़्यादातर ब्रिटिशर्स इंडिया में करते थे और साथ ही इसको एक्सपोर्ट भी करते थे बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मर्स को ज़बरदस्ती कहा जाता था कि आप अपने लैंड के 3/20 पार्ट पे, 3/20 पार्ट पे आपको इंडिगो की खेती करनी ही करनी है, ये अनिवार्य है। और साथ में इसी सिस्टम को 3 कठिया सिस्टम कहा जाता था। तो इसके अगेंस्ट फार्मर्स होते थे, क्योंकि एक तो उनकी खेत का एक हिस्सा पूरा इंडिगो की खेती में चला जाता था। इंडिगो की खेती की वजह से खेत की जो मिट्टी थी वो भी काफ़ी ख़राब हो जाती थी। तो यहाँ पे फार्मर्स का बहुत लॉस हो रहा था ये 3 कठिया सिस्टम की वजह से। इसलिए इंडिगो के यहाँ पे जो फार्मर्स हुआ करते थे, ये गांधी जी के पास गए कि आप हमारी मदद करिए सत्याग्रह करने में, ताकि ये ब्रिटिशर्स जो हैं, जो ज़बरदस्ती हमसे खेती करवा रहे हैं और टैक्सेस भी ज़्यादा ले रहे हैं, इसके खिलाफ आप कुछ हमारी मदद करिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स सिस्टम और इलीगल टैक्स लिया जाता था ताकि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए, और साथ ही ज़बरदस्ती के कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ कर दिए जाते थे कि आपको लैंड हमें देनी है, लैंड का इतना हिस्सा इंडिगो की खेती करनी है, और साथ में आपको टैक्सेस भी ज़्यादा देना है। तो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ गांधी जी ने साथ दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई, जांच बैठ गई, और जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे। इस कमेटी के एक मेंबर को गांधी जी को भी एक मेंबर बनाया गया। तो गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो काफ़ी एक्शन में आ गई थी गांधी जी के मूवमेंट्स के बाद। फाइनली फार्मर्स जो थे वो भी मान गए कि जो भी इलीगल मनी कलेक्ट की गई है उसका 25% जो है वो रिटर्न दे देंगे। तो इस तरह से गांधी जी का मूवमेंट जो था वो सक्सेसफुल हो गया था। चंपारण में जो व्यक्ति इनको ले गए थे चंपारण और बिहार के किसानों से मिलवाए थे, उनका नाम था पंडित राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो पंडित राजकुमार शुक्ला, ये भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और गांधी जी के साथ जो व्यक्ति चंपारण में साथ दिया था, जिन व्यक्तियों ने, उनके नाम हैं जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रू, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, एक्सेट्रा। यहाँ पे ये जो चंपारण का मूवमेंट हो रहा था, इसका अपोज किया था एनजी रंगा ने। तो ये भी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन सब लोगों ने तो साथ दिया था। एनजी रंगा नाम के जो व्यक्ति थे वो अपोज कर रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जब ये सारी चीज़ें घटना चंपारण में एक्टिविटीज़ महात्मा गांधी जी की देखी थी, तो इन्होंने इनको एक टाइटल दिया था महात्मा का। तो महात्मा का टाइटल किसने दिया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। ठीक है, जो चंपारण के बाद जो नेक्स्ट इनका मूवमेंट होता है वो होता है डिस्प्यूट बिटवीन कॉटन मिल ओनर्स एंड लेबर्स ऑफ अहमदाबाद। तो ये भी जो इशू होता है, इसमें भी गांधी जी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो लेबर्स का साथ देने के लिए ये अगेन फास्टिंग पे, सत्याग्रह पे चले जाते हैं, और फाइनली ये जो प्रोटेस्ट होता है ये रिजल्ट दिखाता है, और ओनर्स जो हैं वो मैटर को हैंड ओवर कर देते हैं ट्रिब्यूनल में। तो ट्रिब्यूनल में जहाँ पे फाइनली लेबर्स को जो है जस्टिस मिल जाती है। ट्रिब्यूनल जो होता है वो अनाउंस करता है कि आपको लेबर्स को 35% का कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, हमें याद ये रखना है कि कॉटन मिल के जो ओनर थे और लेबर थे, इनके बीच में एक इशू आता है अहमदाबाद में, और इस डिस्प्यूट में गांधी जी का इम्पोर्टेंट योगदान होता है क्योंकि ये लेबर्स का साथ देते हैं और उनके साथ मिलकर सत्याग्रह करते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी की जीत होती है। नेक्स्ट है 1918 में खेड़ा आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फसल ख़राब हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं करती है, रेवेन्यू पे टैक्स लेना ही चाहती है। तो जब फसल ख़राब हो गई है तो किसान जो हैं वो कहाँ से टैक्स देंगे? तो इसलिए गांधी जी ने किसानों का अगेन सपोर्ट किया। क्या, तो यहाँ पे ये खेड़ा आंदोलन हो जाता है 1917 में। यहाँ पर भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया और फार्मर्स का साथ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार इनको फादर ऑफ नेशन से नाम से पुकारा था।
तो ये जो टाइटल है फादर ऑफ नेशन, ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये 1944 में दिया गया था, जब वो रेडियो पे, आज़ाद हिंद रेडियो पे बोल रहे थे अपनी बात, और इन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ नेशन नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी इनके ब्लेसिंग्स और गुड विशेस के लिए, कामना के लिए आज़ाद हिंद रेडियो में इनका नाम संबोधित किया था और देश की आवाम को बताया था कि हम एक फाइनल बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट एक प्यारेलाल नैयर नाम के व्यक्ति हैं। ये सेक्रेटरी हुआ करते थे गांधी जी के ड्यूरिंग नोवाखली इंसिडेंट। तो एक नोवाखली इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे जो सेक्रेटरी थे वो प्यारेलाल नैयर थे, और इनकी जो सिस्टर हुआ करती थी सुशीला नैयर, वो गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर हुआ करती थी। तो डॉक्टर जो हुआ करती थी वो सुशीला नैयर हुआ करती थी। प्यारेलाल जी का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है दांडी मार्च में भी, तो दांडी मार्च में भी इन्होंने इनका साथ दिया था। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज। ये महात्मा गांधी के साथ एक व्यक्ति, सोशल वर्कर थे, ये भी काफ़ी क्लोज थे महात्मा गांधी से, और एक कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर भी थे, और कांग्रेस के सोशल वर्कर भी हुआ करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इनके लाइफ के बारे में दिया गया है, तो ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, इनको ब्रिटिशर्स द्वारा एक टाइटल दिया गया था राय बहादुर का। तो जब ये पहली बात तो ये कांग्रेस के साथ मिल गए थे, और जब ये फाइनली सत्याग्रह वगैरह या इस टाइप के कुछ मूवमेंट किया करते थे, तो ये अपना टाइटल इन्होंने छोड़ दिया था, प्रोटेस्टिंग द पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश टूवर्ड्स इंडिया। तब इन्होंने अपना जो टाइटल जो दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, उसको त्याग दिया था। ठीक है, और ये कांग्रेस के ट्रेजरार भी हुआ करते थे, और इन्होंने गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी। गांधी सेवा संघ की स्थापना की थी। ठीक है, तो एक फ्लैग सत्याग्रह हुआ था 1923 में। इसमें भी गांधी जी के जो भी कलीग्स हुआ करते थे, साथी लोग हुआ करते थे, इनको जेल हो गई थी। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उसमें भी लोगों को जेल जाना पड़ा था। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स एंड्रूज़ या फिर दीन बंधु एंड्रूज़। ये प्रोफेसर हुआ करते थे सेंट स्टीफन कॉलेज के दिल्ली में। ये ही वॉज डीपली अटैच्ड विद इंडियंस एंड वांटेड टू बी इंडियन इन ऑल फॉर्म। तो ये इंडियंस के लिए काफ़ी, ये इंडियंस से काफ़ी प्रभावित थे, और ये चाहते थे मैं भी उन्हीं में से एक बनूं। तो चार्ल्स एंड्रूज़ एक नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी एक्सेट्रा के साथ। ये इवन फीनिक्स आश्रम जो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बनाया था, वहाँ पे भी ये रहे हैं। और गांधी जी ने इनको एक टाइटल दिया था दीन बंधु का, क्योंकि जब गांधी जी ने देखा कि ये काफ़ी डिवोटेड हैं अपने सोशल सर्विस की वजह से, और लोगों के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार रहता है इनका, तो ये दीनों के बंधु यानी कि दीन बंधु टाइटल इनको दिया गया। एंड्रूज़ जो थे ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के, जिसकी स्थापना 1925 के आसपास ही हुई थी, और 1925 और 27 में ये इसके प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब गांधी जी ने अटेंड की थी, तो ये एंड्रूज़ जी इन्हीं के साथ लंदन भी गए थे, तो गांधी जी का साथ दिया था इन्होंने। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, उस टाइम पे गांधी जी ने कांग्रेस की मेंबरशिप छोड़ दी थी, और इन्होंने 1934 में ही कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था इन द ईयर 1934, और उसके बाद ये कांग्रेस कभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इनका मानना था कि कांग्रेस जो है वो अब पॉलिटिकल पार्टी बन गई है रादर देन सोशल पार्टी। तो अब ये इलेक्शन लड़ती थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्शन के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क किया करती थी। तो मतलब इनकी जो आइडियोलॉजीज़ थी वो ज़्यादातर पॉलिटिकल सिनेरियो पे चली गई थी। तो 1934 में कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था गांधी जी ने। ठीक है, उससे पीछे चलते हैं, 1903 की बात की जाती है। 1903 में गांधी जी ने एक लॉ फर्म बनाया था जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में, और ये 1910 तक यहीं पे रहे थे। ठीक है, ट्रस्टीशिप
भी अप्लाई किया करते थे, मतलब जो अमीर लोग हुआ करते थे या फिर ये खुद भी हुआ करते थे, तो ये लोग अपना कुछ ट्रस्ट के नाम पे कुछ अपनी धनराशि जो है वो दिया करते थे, जिससे कि बाकी आश्रम या सोशल वर्क किया जा सके, आश्रम बनवाए जा सके या ट्रस्टीशिप फार्म वगैरह बनवाया जा सके। ठीक है, तो इनका ये मानना था कि किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी होती है वो डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं, लोग किस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वहाँ की क्लाइमेट क्या है, लैंड क्या है, नेचर ऑफ रेजिडेंस क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है गांधी जी का मानना था कि हर व्यक्ति के पास इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वो ये चूज़ कर सके कि उसको कौन सा काम करना है या किस तरह का वो धर्म अपनाना चाहता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इन्होंने इंडियन गुड्स इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने का सोचा, इसीलिए खादी को ये प्रोत्साहन दिया करते थे। ठीक है, और जैसे कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि गुड़ के कारखाने बनाना या फिर जो घास काटने वाली मशीन है या फिर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना या इवन सॉल्ट मेकिंग या पेपर मेकिंग, ये जो छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इसको ये काफ़ी प्रमोट किया करते थे। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम लेवल पे या गांव लेवल पर भी एक इंडस्ट्रीज़ जो है वो बेस्ड हो, वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले। तो इसीलिए इन्होंने खादी को प्रमोट किया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी, गोली मार दी थी। ठीक है, और नेहरू जी ने इस पे खेद व्यक्त किया था और कहा था, द लाइट ऑफ आवर लाइफ इज़ गॉन, वी आर नाउ सराउंडेड बाई डार्कनेस फ्रॉम ऑल साइड, कि हमारे ज़िंदगी की जो रोशनी की किरण थी वो अब चली गई है और हम चारों तरफ से अंधेरे से ढक चुके हैं। आई एम अनेबल टू फिगर आउट वॉट टू से एंड हाउ टू से, फादर ऑफ नेशन whom वी कॉल बापू लविंगली इज़ नो मोर। तो हम लोग जिन्हें प्यार से बापू बुलाया करते थे वो अब नहीं रहे हैं, ऐसे मौके पे मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो इस तरह के ये जो खेद व्यक्त किया गया था, ये नेहरू जी का स्टेटमेंट था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है, अदरवाइज ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करेंगे गांधी जी पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज करमचंद गांधी वॉज दीवान ऑफ। तो करमचंद गांधी वॉज फादर ऑफ महात्मा गांधी। तो ये जो दीवान थे ये सभी जगहों पे, पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर एक्सेट्रा सब जगह पे रह चुके हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस गांधी जी हैड स्टडीड। तो गांधी जी ने पढ़ाई की थी श्यामलदास कॉलेज भावनगर में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामलदास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया बिफोर द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के आने से पहले इंडिया के जो मूवमेंट्स थे, नेशनल मूवमेंट्स, उनको कौन कौन से चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया। तो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो रहे थे, जैसे कि 1898 में इटालियन और अब्सीसियन वॉर हुआ था। एक बॉक्सर मूवमेंट हुआ था चाइना में, इसने भी इंडिया में लोगों को इफ़ेक्ट किया था। आयरलैंड में भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स चल रहे थे। आयरलैंड का होम रूल लीग स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया में भी एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट खुद भी एक आयरिश वुमन थी, तो आयरलैंड से प्रभावित होके इन्होंने यहाँ पर भी होम रूल लीग स्टार्ट किया था, तो यहाँ से भी प्रभावित थे। साथ ही जापान जैसी कंट्री जो कि काफ़ी स्मॉल एरिया में है, और इसने रशिया जैसी बड़ी कंट्री को हरा दिया था। तो विक्ट्री ऑफ जापान इन रशिया जापानीज़ वॉर, तो ये भी इंडिया को काफ़ी प्रभावित किया था। तो इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थे, ग्लोबल लेवल पे जो भी इवेंट्स हो रहे थे उनसे प्रभावित थे, और फाइनली इंडिया जो है वो एक नेशनल मूवमेंट करना चाहता था ताकि ब्रिटिशर्स से उनको आज़ादी मिल सके। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। तो जब ये वहाँ पे स्टे किया करते थे तो इंडियन ओपिनियन नाम की मैगजीन, पत्रिका जो थी, ये छपती थी। ठीक है, और ये जो था इंग्लिश, हिंदी,
गुजराती और तमिल में छपा करती थी। ठीक है। गांधी जी ने नेटल इंडियन कांग्रेस नाम की भी एक संस्था की स्थापना की थी साउथ अफ्रीका में, और कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी जहाँ पे ये रहा करते थे, और इन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम की मैगज़ीन स्टार्ट की थी साउथ अफ्रीका में, और इन्होंने फीनिक्स आश्रम, फीनिक्स फार्म का भी जो नींव है वो रखा था। तो इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था डरबन में। वेयर इज़ फीनिक्स फार्म? तो ये डरबन में है, साउथ अफ्रीका। करेक्ट आंसर हो जाएगा डरबन, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MK गांधी वॉज सपोर्टर ऑफ। तो सपोर्टर जो थे ये फिलोसफिकल एनार्किज्म के सपोर्टर थे, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये जो वर्ड है ये याद करने के लिए है, फिलोसफिकल एनार्किज्म। महात्मा गांधी इसके सपोर्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो इनकी सोच आइडियलिज्म की नहीं थी। ये कहते थे कि सब कोई आइडियल नहीं हो सकता है, आइडियल नहीं हो सकता है, बट हाँ एक प्रैक्टिकल आइडियलिज्म हो सकता है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे हमें आइडियलिस्ट होना चाहिए, और फिलोसफिकल एनार्किज्म की सोच रखते थे ये। कार्ल मार्क्स से भी काफ़ी प्रभावित थे। वेस्टर्न फिलोसफी और वेस्टर्न लिबरल थॉट्स ने भी इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्विन प्रिंसिपल। तो दो प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो महात्मा गांधी चाहते थे कि राम राज्य जैसी जगहों पे अगर दो प्रिंसिपल्स अपना लिए जाएं तो हमारी जो सोसाइटी है वो राम राज्य के बराबर हो जाएगी। तो पहला था सत्य की राह और दूसरा था अहिंसा, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज। ठीक है, तो यहाँ इनका मानना था कि सत्य और अहिंसा दोनों एक ही है, तो सत्य को पाने के लिए हमें अहिंसा की राह पे चलना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अ वे टू अटेन ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू रिगार्डिंग गांधी जी। ठीक है, तो इनकी जो सोच थी या इनके जो काम करने का तरीका था वो कुछ इस तरह का था कि ये सोशलिस्ट लोगों के बीच में अकेले इंडिविजुअलिस्ट को रिप्रेजेंट करते थे, अकेले भी एक सोशलिस्ट की तरह ही सभी लोगों के बीच में थे, और साथ ही ये मार्क्सिस्ट भी थे अमंग सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट के बीच में ये अकेले भी इंडिविजुअलिस्ट को भी रिप्रेजेंट करते थे, और साथ ही कार्ल मार्क्स के विचारों से भी प्रभावित थे, तो मार्क्सिस्ट भी हुआ करते थे, और सोशलिस्ट तो ये थे ही। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इनकी जो सोच हुआ करती थी उसको अगर सिंगल वर्ड में कहा जाए तो फिलोसफिकल एनार्किज्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन गांधीयन स्ट्रैटेजी ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का जो लास्ट स्टेप होता था इनका वो होता था स्ट्राइक। ठीक है, कि आप स्ट्राइक करो, ठीक है, हड़ताल पे चले जाओ, भूख हड़ताल करो या किसी भी तरह की हड़ताल करो ताकि जो आपकी बात है वो लोगों तक पहुंच सके। तो ये लास्ट स्टेप होना चाहिए। पहले आप लोगों से निवेदन करिए, अपनी बात उन तक पहुंचाइए, फिर भी अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं और आप सत्य की राह पे चल रहे हैं तो आप लास्ट ऑप्शन आपको रखना चाहिए कि आप हड़ताल कर दीजिए, स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे है द एम ऑफ सत्याग्रह इज टू डिफीट एनिमीज, द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा, सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीफ, सत्याग्रह शुड हैव नो इल फीलिंग टूवर्ड्स द एनिमीज। तो यहाँ पे क्या है, द एम ऑफ सत्याग्रह इज टू डिफीट द एनिमीज, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी की जो सोच थी हमें एनिमीज़ को हराना नहीं है, हमको इनका हृदय परिवर्तन कर देना है, कुछ इस तरह से हरकत करनी है कि ये खुद सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमसे क्या गलती हुई है। तो इस तरह की सोच रखते थे गांधी जी, और सत्याग्रह करने का इनका जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हृदय परिवर्तन हो सके दुश्मनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू गांधी जी द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज। तो वायलेंस का सबसे जो खतरनाक और घिनौना जो फॉर्म होता है वो होता क्या है, तो ये कहते थे कि गरीबों में अगर पॉवर्टी है, गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं और लगातार वो पॉवर्टी
का सामना कर रहे हैं, तो इस तरह से ये जो समाज है ये हमारा काफ़ी बुरा हो जाएगा। और यही एक तरह का वायलेंस है जो ब्रिटिशर्स द्वारा किया जाता था, बार बार लगान देते देते, टैक्सेस देते रहते, जो इंडियंस थे वो पॉवर्टी की तरफ जा रहे थे, और यही पॉवर्टी में ही रहना, यही क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस था जो ब्रिटिशर्स किया करते थे इंडियंस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है, तो इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही थी, तो गांधी जी का मानना था कि हर फैमिली को फैमिली प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। तो इसीलिए उनका जो आइडिया था कि वो सेल्फ कंट्रोल से आप इस फैमिली प्लानिंग को अपना सकते हैं। तो सेल्फ कंट्रोल जो है वो आइडिया रहा करता था गांधी जी का, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से वर्ष में गांधी जी रिटर्न होते हैं साउथ अफ्रीका से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915। 1915 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में इन्होंने 21 वर्ष बिताए थे, फिर ये इंडिया वापस आ गए थे। तो 1915 में ये वापस आ गए थे, 21 वर्ष साउथ अफ्रीका में रहने के बाद। ठीक है, 1893 में ये गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका हुआ करता था वहाँ पे काफ़ी भेदभाव हुआ करता था, रंग भेद हुआ करता था कि जो ब्लैक लोग हैं वो ट्रेन में नहीं बैठ सकते हैं, सिर्फ वाइट ब्रिटिश मेन जो हैं वही ट्रेन में बैठ सकते हैं। तो फाइनली गांधी जी जब बैठे थे तो इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, और ये घटना हुई थी पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन की। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश कोलोनियल रूल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है कि हमें बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी जो थे वो बंधुआ मजदूरी या अनुबंधित लेबर्स जो होते हैं उनका साथ दिया और इसको प्रतिबंधित करने के लिए कार्य किया। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी सही। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन लॉर्ड कैम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्टेड द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तब इन्होंने इंडियंस को रिक्रूट करने के लिए अनुमति दे दी थी, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर हम इनका साथ दे देंगे वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटिशर्स का साथ दे देंगे, तो फिर बदले में ये लोग हम लोगों को आज़ादी दे देंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि ही सपोर्टेड द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग द इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट डिड नॉट सपोर्ट गलत हो जाएगा, ही सपोर्टेड द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग द इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कोलोनियल रूल। तो जब गांधी जी ने जो नमक का टैक्स हुआ करता था और नमक के कानून हुआ करते थे, जब इसको मानने से मना कर दिया तो कांग्रेस को उस टाइम पे डिक्लेयर कर दिया गया था इलीगल। ठीक है, और इनके जो लोग हुआ करते थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट जो होती है ये सही हो जाती है। तो 1 and 3 आर करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।